Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying taxation law and under which we are studying the GST Act 2017. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस एक्ट के अंडर आप बेसिकली जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि वेरियस काइंड ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, किस तरीके से टैक्स लेवी होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कैसे होते हैं, कौन कौन सी ऐसी आइटम होती हैं जिस पे बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जम्पशन वहाँ पे दे सकती है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है आपने यहाँ पे देखा, और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। अब आपको इस एक्ट के अंडर पढ़ना है कि इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर और अरेस्ट के क्या प्रोविज़न है इस एक्ट के अंडर। तो यहाँ पे बात है कि अगर कोई भी पर्सन जो है जीएसटी एक्ट के अंडर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंडर किसी तरीके की टैक्स एवेड करने की कोशिश करता है, टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है, या एक रिटर्न में जो है एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को फर्निश नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो है उस रजिस्टर्ड पर्सन की इंस्पेक्शन, उसका सर्च, सीजर या फिर उसका अरेस्ट भी वहाँ पे हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो सेक्शन 67 टू 69 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 जो है इसके बारे में बात जो है यहाँ पे करते हैं। तो प्रोविजन रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर हैव बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67 एंड द प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्ट आर गिवन इन द सेक्शन 69। तो इंस्पेक्शन से रिलेटेड, सर्च से रिलेटेड, सीजर से रिलेटेड जो प्रोविज़न जो है वो इस एक्ट के सेक्शन 67 में दिए गए हैं, और अरेस्ट के जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 69 में किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस कंडीशन में किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का वहाँ पे इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर हो सकता है। देखिए, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1 दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमीशन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे कौन होगा, जॉइंट कमिश्नर से नीचे का रैंक का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये सारे जो हैं यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर हो सकते हैं, और ये इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर यहाँ पे कर सकते हैं। किस कंडीशन में करेंगे? अ टैक्सेबल पर्सन हैज़ सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज और बोथ और स्टॉक ऑफ गुड इन हैंड। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने गुड और सर्विस की सप्लाई कर रखी है और किसी तरीके की इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को सप्रेस करने की कोशिश वहाँ पे करता है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश करता है, या उसके पास कुछ ऐसा स्टॉक इन गुड इन हैंड है और हैज़ क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, या फिर उसके पास जो स्टॉक है गुड का, या फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है उसके अंडर एक्सेस फैसिलिटी वो यहाँ पे मांग रहा है, या उसके इस एक्ट के प्रोविज़न के जो है कॉन्ट्रवेंशन में अगर वो काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो जॉइंट कमिश्नर से ऊपर वाला कोई भी रैंक हो सकता है वहाँ पे उसकी इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर यहाँ पे कर सकता है। तो पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक्सेस में डिमांड कर रहा है, या फिर इस एक्ट के प्रोविज़न को जो है कॉन्ट्रवेंट करने की कोशिश कर रहा है, इस एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है उसका सर्च, सीजर या फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, इसको आप देख लीजिए। एनी पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और एन ऑनर और ऑपरेटर ऑफ warehouse or godown or any other place is keeping goods which have escaped payment of taxes। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी पर्सन जो किसी ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे वो गुड को ट्रांसपोर्ट करता है, या वो ऑनर है किसी वेयर हाउस का, गोडाउन का, और वहाँ पे ऐसी गुड्स रखी हुई हैं जो कि जिससे वो उसको टैक्स से बचाया जा सके, और हैज़ केप्ट हिज अकाउंट और गुड्स इन सच अ मैनर इज़ लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स, या फिर उन गुड्स का अकाउंट इस तरीके से मैनेज कर रहा है ताकि टैक्स की चोरी वहाँ पे की जाए, तो उस कंडीशन में भी जो है उस पर्सन को जो है वहाँ पे क्या किया जा सकता है,
उस पर उसकी सर्च सीजर जो है किया जा सकता है। तो ये दो कंडीशन अगर होती हैं तो फिर आगे क्या होगा ये देख लीजिए। It is provided under subsection 2 that where the proper officer not below the rank of joint commissioner either pursuant of the inspection carried out under section 1 or otherwise has reason to believe that any good liable to be confiscation or any document or book or thing which is his opinion shall be useful for the relevant of any proceeding under this act are secreted in any place, he may authorize in writing any other officer or central tax or search a seizure of may himself search और सीजर सच गुड डॉक्यूमेंट और बुक और थिंग। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि जो सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अंडर ये जो जॉइंट कमिश्नर रैंक का कोई भी ऑफिसर जो है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा, गुड होगा, डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स होगी, उसकी इंस्पेक्शन, उसका सर्च या फिर सीजर उसका जो है कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट where it is not practicable to practicable to seize any such goods, the proper officer or any officer authorized by him may serve on the owner or the custodian of the good an order that he shall not remove that part or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दूसरा कि अगर ऐसी किसी चीज़ को सीज़ किया जा रहा है, किसी चीज़ को सीज़ करने की बात हो रही है जिसको प्रैक्टिकली सीज़ नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनको हम सीज़ नहीं कर सकते हैं या प्रॉपर ऑफिसर उसको अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में वो उस गुड के ऑनर को या उस गुड के कस्टोडियन को ये ऑर्डर करेगा कि वो उस चीज़ को कहीं पे भी रिमूव नहीं करेगा, और अगर वो रिमूव करना भी चाहता है तो उसको ऑफिसर की प्रीवियस परमिशन वहाँ पे लेनी होगी। Provided further that the document or books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary for his examination and for any inquiry or proceeding under this act। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी बुक और कोई भी थिंग जिसको सीज कर रहा है वो ऑफिसर, वो उसको तभी तक अपने पास सीज रखेगा, तभी तक उसको अपने पास जब्त रखेगा जब तक उसको फर्दर एग्जामिनेशन की उसकी ज़रूरत है, या इस एक्ट के अंडर अगर उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी करनी है या कोई प्रोसीडिंग करनी है उसके लिए इसको ज़रूरी है। वो तभी तक रखेगा जब उसको लगता है कि एज़ फार एज एग्जामिनेशन कंसर्न उसको इस चीज़ की ज़रूरत, उस डॉक्यूमेंट की, उस थिंग्स की, उस बुक की अभी ज़रूरत है। It is provided under subsection 3 that the document, books और other referred in the subsection 2 के अंदर जो document, book और things की बात जो की जा रही है, any other document, book or thing produced by a taxable person or any other person which have not been relied upon for the issue of notice under this act or the rule or made thereunder shall be returned to such person। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट, बुक और थिंग्स जो कि इस एक्ट के पर्पस के अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट नहीं है, जिनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस केस की प्रोसीडिंग के लिए नहीं है, तो वो विद इन 30 डेज जो है वो वापस वहाँ पे कर दी जाएंगी। It is provided under subsection 4 that the officer authorized under subsection 2 shall have the power to seal or break upon the door or any business or break upon any almirah, electronic devices, box, receptacle in which may any goods, account or registers or document or other or of the person are suspected to be concealed। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इस एक्ट में जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे, थिंग्स पे या बुक पे को सील कर सकता है, किसी भी अलमीरा को या डोर को तोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ओपन कर सकता है, बॉक्स को ओपन कर सकता है जहाँ पे उसको ये शक है कि किसी चीज़ को वहाँ पे कंसील किया गया है या उसको छुपाया गया है। ठीक है जी। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 5 दैट द पर्सन फ्रॉम हुज custody any document are seized under subsection 2 shall be entitled to make copy thereof or take extract their form in the presence of any authorized officer at such place at the time as such officer is indicate in this behalf, except where making such copies or taking such extracts may in the opinion of the proper officer prejudicially affect the investigation। इसके अलावा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जिस पर्सन के डॉक्यूमेंट या फिर बुक या फिर किसी तरीके की जो अकाउंट्स हैं उनको वहाँ पे कस्टडी में लिया गया है, सीज़ किया गया है, तो वो जो पर्सन होगा वो उन सभी चीज़ों की कॉपी जो है वहाँ पे अपने पास रख सकता है, उस कॉपी जो है अपने पास रख सकता है। हालांकि अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे, उसको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक नहीं होगा, तो वो उसको मना भी वहाँ पे कर सकता है।
नेक्स्ट है, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 6 दैट द गुड्स सो सीज्ड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी रिलीज्ड ऑन अ प्रोविजनल बेसिस अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड फर्निशिंग अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो भी चीज़ें जिनको सीज किया गया है उन चीज़ों को जो है रिलीज़ भी किया जा सकता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड और फर्निशिंग अ सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड भरने के बाद जो है उन चीज़ों को वहाँ पे रिलीज़ भी किया जा सकता है। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 7 दैट द वेयर एनी गुड्स आर सीज्ड अंडर सबसेक्शन 2 एंड नो नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ इज गिवन विद इन 6 मंथ और सीजर ऑफ द गुड। अगर सबसेक्शन 2 के अंडर चीज़ों को जो है जब्त वहाँ पे किया गया जो कि आपने ऊपर पढ़ा और उसका कोई नोटिस जो है 6 महीने के अंदर नहीं दिया गया है तो फिर इन चीज़ों को रिटर्न करना होगा उस पर्सन को जो कि सीज यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 8 दैट द गवर्नमेंट मे हैविंग रिगार्ड टू द पेरिशेबल और हजार्डस नेचर ऑफ एनी गुड depreciation in the value of good with passage of time, constraint of storage space for the goods or any other relevant consideration by notification specify the goods or classes of good which shall as soon as may be after seizure of subsection 2 be disposed of by the proper officer in such a manner as may be। अगर कोई चीज़ें ऐसी जो पेरिशेबल नेचर की हैं जो जिनका हास हो सकता है जिनको जो चीज़ें वह टाइम पैसेज ऑफ टाइम के साथ ख़त्म हो सकती हैं तो उनको जो है प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ जो है उनको जो है सेल भी वहाँ पे किया जा सकता है लेकिन इसकी नोटिफिकेशन जो है पहले करनी होगी। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 9 दैट द वेयर एनी गुड्स बीइंग goods specified under subsection 8 have been seized by the proper officer or may or any officer authorized by him under subsection 2 he shall prepare an inventory of such goods in such a manner as may be prescribed। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 8 के अंदर जो भी चीज़ें जो है पेरिशेबल नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको जब्त किया गया है उनकी एक इन्वेंट्री ऑफ गुड जो है बनानी पड़ेगी ये यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 10 दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970। तो यहाँ पे क्योंकि उसको अरेस्ट किया जा सकता है चीज़ों को सीज किया जा रहा है तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के जितने भी सर्च एंड सीजर के जितने भी यहाँ पे प्रोविज़न है वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे और जो कमिश्नर होगा वो मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स यहाँ पे ले लेगा। सीआरपीसी के अंडर जो है मजिस्ट्रेट की जो पावर होती हैं इन द मैटर सर्च एंड सीजर वो सारी कमिश्नर के पास जो है यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ तक ही आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि पावर ऑफ अरेस्ट। तो सेक्शन 69 के अंडर इस एक्ट के अंडर जो है पर्सन को अरेस्ट करने की पावर यहाँ पे दी गई है। तो कमिश्नर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज। तो क्लॉज 1 ऊपर आपने पढ़ा, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, सब सेक्शन 1 आपने सेक्शन 132 के अंडर जो है कमीशन को ये लगता है कि इसने इन क्लॉज के अंडर जो है सेक्शन 132 सेक्शन के इन क्लॉज के अंडर अगर कोई पनिशेबल एक्ट किया है तो उस कंडीशन में वो उसको अरेस्ट भी वहाँ पे कर सकता है। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 2 दैट वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सब सेक्शन 1 फॉर एन ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 132 द ऑफिसर अथोराइज्ड टू अरेस्ट द पर्सन शैल इन्फॉर्म सच पर्सन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर। अगर किसी पर्सन को सेक्शन 132 के ग्राउंड्स के अंडर जो है अरेस्ट अगर किया जा रहा है तो उस पर्सन के अरेस्ट होने के जो कारण हैं वो बताने पड़ेंगे और विद इन 24 आवर उसको जो है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस वहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखा हुआ है। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 3 दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 where a person is arrested under subsection 1 for the any offence specified under subsection 4 of the section 132 he shall be admitted to bail or default of bail forwarded to the custody to the magistrate। तो साफ यहाँ पे लिखा हुआ कि 132 सेक्शन के जो सब सेक्शन 4 या 1 है जितने भी क्लॉज हैं अगर उसके अंडर कोई पर्सन जो है अपराध करता है और करता है तो उसको बेल वहाँ पे एडमिट की जा सकती है और अगर बेल में वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर जो है अगर वो ऑफेंस करता है तो उसको वहाँ पे बेल मिल सकती है। इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस अगर वो नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर शैल फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग एन अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल और अदरवाइज हैव अ सेम पावर
एंड बी सब्जेक्टेड टू द सेम प्रोविजन एज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस है, उस कंडीशन में डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को, जो कि इस एक्ट के अंडर है, उनको वो सेम पावर है जो कि पुलिस ऑफिसर को सीआरपीसी के अंडर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर जो एक पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज को होती है, वो सारी इसको हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट की पावर्स और ऑफिस इंचार्ज और पुलिस ऑफिसर की, पुलिस स्टेशन की जितनी भी पावर्स होती हैं, इन कमिश्नर के पास आ जाती हैं जब इस एक्ट के अंडर किसी पर्सन को अरेस्ट वहाँ पे करना हो। तो किन ग्राउंड के अंडर? वो सेक्शन 132 के अंडर, जो सारे ग्राउंड जो ऊपर आपने जितने क्लॉज पढ़े, अगर वो ऐसे ऑफेंस करता है तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट वहाँ पे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।